close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. दिस इज़ अदील अहमद। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो हम एक स्पेशल सीरीज़ का आगाज़ हमने किया था जिसमें हम जितने भी पास पेपर्स हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के हम उनको सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि एक वसी पैमाने पर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बहुत जल्द टेस्ट लेने जा रही है। तो हेड मिस्ट्रेस का ये कंप्लीट पेपर सॉल्व हो गया था और ये तमाम पेपर्स क्लास नंबर 60 से हमने स्टार्ट किए थे, जिनको आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी का भी कंप्लीट पेपर सॉल्व हो गया था, इसको भी आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं। तो हमने कोशिश किया कि छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपके क्लियर करवाए जाएं। एसएस बायोलॉजी पेपर 2018 को भी हमने सॉल्व कर लिया था। इसके अलावा एसएसटी बायोलॉजी का पेपर 2017, सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर बायोलॉजी 2018 का ये पेपर भी सॉल्व हो चुका हुआ है कंप्लीट। क्लास नंबर 66-67 को विज़िट करें। और इसके अलावा भी हमने क्लास नंबर 1 to 20 में बहुत से पास पेपर्स सीनियर टीचर जनरल लाइन, सीनियर साइंस टीचर, सीनियर बायोलॉजी टीचर, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस के सॉल्व किए हुए हैं। प्ले लिस्ट को मस्ट विज़िट करना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। तो ये कंप्लीट पेपर सॉल्व हो चुका है। जिन दोस्तों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आज की इस क्लास में हमने एसएसटी साइंस पेपर 2018 को सॉल्व करना है। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यूज है। कोर्स आउटलाइंस आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद A. Overall plan of course, B. Method of teaching, C. Method of reading and D. Complete exercise। तो इसका राइट आंसर क्या है? A. Overall plan of course। A is the right answer। कि जो कोर्स आउटलाइंस हैं वो क्या चीज़ प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को? ओवरऑल प्लान ऑफ कोर्स। A course outline is a document that provides students with a detailed overview of the course structure, learning objectives, topics to be covered, and assessment methods. It serves as a roadmap for the course, helping students understanding what to expect and how to prepare। कि कोर्स आउटलाइन एक डॉक्यूमेंट है जो स्टूडेंट्स को कोर्स के स्ट्रक्चर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, टॉपिक्स और असाइनमेंट्स मेथड्स की डिटेल ओवरव्यू देता है। ये कोर्स के लिए एक रोड मैप का काम करता है, स्टूडेंट्स को समझाने में मदद करता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है जी? ए ओवरऑल प्लान। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ ए एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, बी लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, सी सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज़ द राइट आंसर। A broad field curriculum is a type of curriculum that modifies the traditional subject-centered approach by integrating multiple subjects into broader, more interdisciplinary field of study. This approach aims to provide students with a more holistic understanding of a subject area by connecting it to other related fields। कि जो ब्रॉड फील्ड करिकुलम है एक टाइप है जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच को मॉडिफाई करता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक ब्रॉडर, मोर इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी में इंटीग्रेट करके। इसका एम है स्टूडेंट्स को एक मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। और ऑप्शंस जो हैं इसमें एक्टिविटी सेंटर करिकुलम है, एक डिफरेंट अप्रोच है जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस पर फोकस करता है। इसी तरह लर्नर सेंटर्ड करिकुलम जो है इसमें क्या होता है कि लर्नर सेंटर करिकुलम एक अप्रोच है जो इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स और इंटरेस्ट पर फोकस करता है।
इनको भी हमने बाकी एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ करिकुलम कैन बी चेक थ्रू ए मेथड ऑफ टीचिंग, बी डिस्कशन, सी एवेलुएशन एंड डी टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, एवेलुएशन। क्वेश्चन नंबर 4 है द इंटीग्रेटेड करिकुलम स्टैंड्स फॉर। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, इंगेजिंग द स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रियल लाइफ situation. An integrated curriculum is an approach to education that combines multiple subjects or disciplines into a single cohesive learning experience. It aims to engage students in activities and projects that relate to real life situations, make learning more relevant, meaningful and applicable. कि जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है एक अप्रोच है एजुकेशन की जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स को एक सिंगल कोहेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंस में कंबाइन करता है। इसका एम है स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स में इंगेज करना और रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करना है, जिससे लर्निंग मोर रेलिवेंट, मीनिंगफुल और एप्लीकेबल हो जाती है। इसलिए सी इसका राइट आंसर है, इंगेजिंग द स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा विच साइंटिफिक मेथड इज टॉप डाउन अप्रोच, के कौन सा साइंटिफिक मेथड जो है वो टॉप डाउन अप्रोच है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड एक टॉप डाउन अप्रोच है साइंटिफिक इंक्वायरी की जिसमें क्या कुछ शामिल है जी। जनरल थ्योरी या हाइपोथेसिस से हम स्टार्ट करते हैं, उस थ्योरी से स्पेसिफिक प्रिडिक्शंस या कंक्लूजन्स डिलीवर करते हैं, उन प्रिडिक्शंस को एक्सपेरिमेंटेशन या ऑब्जर्वेशन के थ्रू टेस्ट करना इसमें शामिल है। इस अप्रोच से जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूवमेंट होता है, इसीलिए इसको टॉप डाउन का टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है। बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें तो इंडक्टिव मेथड क्या है कि एक बॉटम अप अप्रोच है जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस से स्टार्ट करते हैं और ब्रॉडर थ्योरी की तरफ जर्नलाइज किया जाता है। इसमें हाइपोथेसिस का जो मेथड है एक स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड नहीं है, लेकिन साइंटिफिक मेथड का एक कंपोनेंट है। इसी तरह पैटर्न मेथड जो है, पैटर्न मेथड एक रिकॉग्नाइज साइंटिफिक मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा दैश इज़ ए सेट ऑफ एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, सैम्पल। A sample is a subject of elements selected from a large population following specific rules or criteria. The goal of sampling is to make inferences about the population based on the characteristics of the sample. के जो सैम्पल है एक सबसेट है एलिमेंट्स का जो एक लार्जर पॉपुलेशन से स्पेसिफिक रूल्स या क्राइटेरिया के मुताबिक सिलेक्ट किया जाता है। सैम्पलिंग का गोल है पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स को सैम्पल की करैक्टरिस्टिक्स से इन्फर करने के लिए। बाकी के जो ऑप्शन हैं, पॉपुलेशन जो है एक इंटायर ग्रुप है, पॉपुलेशन एक इंटायर ग्रुप है जो कि रेफ़र करता है इंडिविजुअल्स या एलिमेंट्स को जो आप स्टडी या डिस्क्राइब करना चाहते हैं। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स डाटा की कलेक्शन और एनालिसिस को रेफ़र करता है, लेकिन ये एक सेट नहीं है एलिमेंट्स का पॉपुलेशन से लिया गया है। एलिमेंट्स जो हैं एक जर्नल टर्म है जो कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स या पार्ट्स को रेफ़र करता है एक लार्जर होल के, लेकिन ये एक स्पेसिफिक टर्म नहीं है पॉपुलेशन के सबसेट का। क्वेश्चन नंबर 7 है हाइपोथेसिस, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए स्टेटमेंट विच सर्व्स एज द बेसिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन।
फर्दर इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी इज़ आल्सो नोन एज ए पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हम इसको पहले से डिस्क्राइब कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो प्रीवियस क्लासेस को आपने हर सूरत में विज़िट करना है, क्लास नंबर 60 to 70। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है कोग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद डैश एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? मेंटल। इसको भी हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। इन नाम रेफरेंस सिस्टम चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर टू ए मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप, ए सेट स्टैंडर्ड, बी मेंबर्स ऑफ जूनियर ग्रुप एंड डी हिज ओन एबिलिटीज़। तो इसको जो है हमने पहले पढ़ा था कि नाम रेफरेंस जो टेस्ट क्या होता है और क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर नाम रेफरेंस के बारे में बात की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? ए मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप। के नाम रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो होती है उसके मेंबर्स के साथ कंपेयर की जाती है। ठीक है। इन अ नाम रेफरेंस टेस्ट से चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड to that of their peers or members of their own group. This means that the child's scores or achievements are evaluated in a relation to the average performance of their age group, grade level or other relevant group. The goal is to determine how well the child is doing compared to others in the same group. कि जो हमारा नाम रेफरेंस सिस्टम है इसमें चाइल्ड की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है इसके पीयर्स या उसके ग्रुप के मेंबर्स से। इसका मतलब है कि चाइल्ड का स्कोर या अचीवमेंट्स एवेलुएट किए जाते हैं उसके एज ग्रुप, ग्रेड लेवल या अदर रेलिवेंट ग्रुप की एवरेज परफॉर्मेंस से। गोल है डिटरमिन करना कि चाइल्ड कितना वेल कर रहा है अदर्स के साथ कंपैरिजन में, कि एक चाइल्ड जो है दूसरों के मुकाबले में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके मुकाबले में जो क्राइटेरियन रेफरेंस है, क्राइटेरिया एडजस्ट किया जाता है उसमें कि जैसे 80% अचीव करेगा अगर कोई स्टूडेंट तो वो कामयाबी हासिल करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है विशिंग फॉर गेटिंग हायर मार्क्स इन द क्लास इज द एग्जांपल ऑफ डैश मोटिवेशन, ए इंट्रिंसिक, बी एक्सट्रिंसिक, सी इन्वायरमेंटल एंड डी इंड्यूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सट्रिंसिक। Extrinsic motivation refers to external factors that derive an individual's behavior, such as rewards, recognition, social pressure, competition. In this case, the wish for getting higher marks in the class is an example of extrinsic motivation, as it is driven by the desire for external recognition, higher marks, rather than a genuine interest in learning. कि जो हमारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल की बिहेवियर को डिराइव करते हैं, जैसे रिवार्ड्स हो गया, रिकॉग्निशन होगी, सोशल प्रेशर हो गया, कंपटीशन हो गई। इस केस में हायर मार्क्स हासिल करने की जो विश है क्लास में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जांपल है, क्योंकि ये एक्सटर्नल रिकॉग्निशन हायर मार्क्स की डिज़ायर से डिराइव होता है, ना कि लर्निंग में जेन्युइन इंटरेस्ट से। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, ए इज़ द रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आवर लर्निंग डील्स विद द डैश ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये हमने पहले से सॉल्व किया हुआ, इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ। इसका राइट आंसर क्या है? ईज एंड क्विकनेस। क्वेश्चन नंबर 13 है साइंटिफिक मेथड थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय। तो उसका राइट आंसर क्या है? ए फ्रीडरिक डब्ल्यू टेलर। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्ट अथॉरिटी इज कॉल्ड ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी स्टाफिंग एंड डी डायरेक्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर है बी ऑर्गेनाइजिंग इज़ द राइट आंसर। Organizing is the management function that deals with the establishment of a formal structure of authority, including defining rules and responsibilities, creating organizational charts and hierarchies, assigning tasks and duties, establishing reporting relationships, allocating resources and personnel. Organization helps to create a clear and efficient organizational structure, enabling
अफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल के जो मैनेजमेंट की वो फंक्शन है जो फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करता है, जिसमें शामिल हैं रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करना, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स और हैरिचीज़ को क्रिएट करना, टास्क्स और ड्यूटीज़ को असाइन करना, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करना, रिसोर्सेज और पर्सनल को अलोकेट करना। ऑर्गेनाइजेशन से क्लियर और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसमें अफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जो प्लानिंग है, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज़ को सेट करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसी तरह स्टाफिंग जो है, पर्सनल को रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ट्रेन करना और डेवलप करना है इसका काम। इसी तरह डायरेक्टिंग जो है, डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज़ को लीड करना, मोटिवेट करना और गाइड करना इसका काम है, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, द एक्रोनियम पोस्ट कोड वाज प्रेजेंटेड बाय, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी गुलिक। क्वेश्चन नंबर 16 है, द डिग्री टू विच ए कॉमन पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव्ड इज टर्म्ड ए गोल, बी इफेक्टिवनेस, सी एफिशिएंसी एंड डी कंट्रोलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी इफेक्टिवनेस इज द राइट आंसर। इफेक्टिवनेस Effectiveness refers to the degree to which an organization achieves its common purpose or objectives. It measures how well an organization is accomplishing its intended goals and outcomes. कि जो effectiveness है वो डिग्री है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉमन पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। ये मेजर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी वेल अपने इंटेंडेड गोल्स और आउटकम्स को अकम्प्लिश कर रही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इफेक्टिवनेस। ICT मीन्स, तो इसका राइट आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैज़ ट्रूली पेव्ड द वे फॉर लर्नर टू बिकम, कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसने लर्नर के लिए कौन सा रास्ता जो है वो पेव किया है? ए अवेयर, एप्रिशिएट, इक्विप्ड, बी क्रिएटिव, वाइज, ऑनेस्ट, सी अफेक्टिव, ऑनेस्ट एंड वाइज एंड डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए अवेयर, एप्रिशिएट। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टीचर शुड हैव टू ए acquire not only computer literacy but competency as well, B competency only, C acquire not computer literacy only and D none of the above। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? A acquire not only computer literacy but competency as well। A is the right answer। In educational technology teachers should possess computer literacy। कंप्यूटर लिटरेसी में क्या आ जाता है? बेसिक स्किल्स टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उसके अंदर एबिलिटी टू इफेक्टिवली इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू टीचिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग पेडागोजिकल स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट लर्निंग। इसके अलावा टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, why the one way of delivery of information is misuse of communication tool। के वन वे ऑफ डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है मिसयूज़ क्यों है कम्युनिकेशन टूल का? ए बिकॉज द टीचर एक्सपेक्ट्स द स्टूडेंट्स टू स्टडी मोर, बी बिकॉज दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस लेसन्स इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन टूल। तो इसमें दो ही ऑप्शन दिए गए थे। ये जो आपका MCQs है, बाकी के ऑप्शंस जो हैं इसमें मिसिंग हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी बिकॉज दिस काइंड ऑफ
because this kind of practice lessons integration capabilities of communication tool इसका right answer होगा. Because one-way delivery of information, lectures, broadcast is considered a misuse of communication tools because it limits interaction and feedback, fosters a passive learning environment, neglects the potential for collaboration, learning and discussion, underutilizes the capabilities of communication tools such as two-way communication, real-time feedback, multimedia support interaction. This approach can lead to a lack of engagement, reduced understanding and diminished learning outcomes. कि एक तरह से इंफॉर्मेशन डिलीवर जो होती है लेक्चर या ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन टूल का मिसयूज़ है क्योंकि ये इंटरेक्शन और फीडबैक को लिमिट करता है, पैसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को फास्टर करता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग और डिस्कशन की पोटेंशियल को नेगलेक्ट करता है, कम्युनिकेशन टूल की कैपेबिलिटीज़ को अंडर यूटिलाइज करता है, जैसे टू वे कम्युनिकेशन हो गई, रियल टाइम फीडबैक वगैरह, मल्टीमीडिया सपोर्ट, इंटरेक्टिविटी वगैरह हो गई. इस अप्रोच से एंगेजमेंट की कमी, अंडरस्टैंडिंग की कमी और लर्निंग आउटकम्स की कमी हो सकती है. तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है जी? बी. बिकॉज दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस लेसन्स इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेटर टूल इज़ द राइट आंसर. आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है. The primary aim of education psychology is A. to contribute to an understanding of sound educational practice. तो इसका ये राइट आंसर है A. इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. The primary aim of education psychology is to understand how people learn and develop, identify effective teaching methods and strategies, inform evidence-based educational practices, improve learning outcomes and academic achievement. Educational psychology aims to provide a scientific understanding of learning and teaching which can inform and improve educational practices. के जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसका प्राइमरी एम है कि लोग कैसे सीखते हैं और डेवलप करते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज़ को आइडेंटिफाई करना, एविडेंस बेस्ड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को इन्फॉर्म करना, लर्निंग आउटकम्स और एकेडमिक अचीवमेंट्स को इम्प्रूव करना. एजुकेशन साइकोलॉजी साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को इन्फॉर्म और इम्प्रूव करने के लिए साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना चाहती है. बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो सही नहीं है क्योंकि जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी जो है इसमें टीचर को उनकी रोल की ग्रेटर एप्रिसिएशन देना पोटेंशियल आउटकम है, लेकिन प्राइमरी एम नहीं है ये. इसी तरह जो ऑप्शन सी है, अफेक्टिव बैकग्राउंड देना बहुत वैग्यू और स्पेसिफिक नहीं है. इसी तरह ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज इनकरेक्ट है क्योंकि सही जवाब इसका ए है. क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा. एजुकेशन साइकोलॉजी शुड प्रोवाइड प्रोस्पेक्टिव टीचर्स विद ए इंसाइट इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, बी प्रिंसिपल्स, इंसाइट एंड एटीट्यूड एज अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर फॉर इफेक्टिव टीचिंग, सी रिसर्च प्रोसीजर्स बाय मीन्स ऑफ विच टू इवैल्यूएट करेक्ट टीचिंग प्रोसीजर, एंड डी वैलिडेट प्रोसीजर्स टू यूज़ देयर टीचिंग. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी प्रिंसिपल्स, insight and attitude as a point of departure for effective teaching. Because education psychology provide prospective teachers with number 1 principles, number 2 insight and number 3 attitude. Understanding of learning theories, human development and instruction design,
is the principle of educational psychology. Insight into the cognitive, social, and emotional processes that influence learning. Attitude, a mindset that values diversity, inclusivity, and empathy in teaching. This foundation enables teachers to make informed decisions, adapt to diverse learners, and create a effective learning environment. एजुकेशन साइकोलॉजी प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को प्रोवाइड करना चाहिए। प्रिंसिपल में क्या आ जाता है, लर्निंग थेरीज, ह्यूमन डेवलपमेंट और इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग है। इनसाइड में आ जाता है कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है। इसी तरह एटीट्यूड में डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी और एम्पैथी को वैल्यू करने वाला माइंडसेट है। इस फाउंडेशन से टीचर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं, डाइवर्स लर्नर्स के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं और अफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ ए फॉर्म ऑफ ए बिहेवियरिज्म, बी कॉग्निटिविज्म, सी कंस्ट्रक्टिविज्म एंड डी कनेक्टिविज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, कंस्ट्रक्टिविज्म। कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ ए फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग विच एम्फसाइजेस एक्टिव लर्निंग। ठीक है जी, एक्टिव लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन, शेयर्ड नॉलेज कंस्ट्रक्शन, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंस्ट्रक्टिविज्म that learners construct their own understanding and knowledge through experience, social interaction and active engagement। कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है एक फॉर्म है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग की जो एम्फसाइज करता है एक्टिव लर्निंग को, सोशल इंटरेक्शन को, शेयर्ड नॉलेज कंस्ट्रक्शन को और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को। कंस्ट्रक्टिविज्म को ये समझ है कि लर्नर्स अपने अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और एक्टिव इंगेजमेंट के थ्रू। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो सही नहीं हैं। जो हमारे बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स और रीइंफोर्समेंट पर फोकस करता है, कोऑपरेटिव लर्निंग पर नहीं करता। इसी तरह जो कोग्निटिविज्म है, कोग्निटिविज्म इंडिविजुअल मेंटल प्रोसेसेस पर एम्फसाइज करता है, सोशल कोलैबोरेशन पर नहीं करता। इसी तरह जो डी का ऑप्शन है आपका कनेक्टिविज्म, तो कनेक्टिविज्म एक थेरी है लर्निंग की डिजिटल नेटवर्क्स में, कोऑपरेटिव लर्निंग से डायरेक्टली रिलेट नहीं है ये। तो इसका राइट आंसर फिर क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिविज्म। हर चीज़ को हम इसीलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को हर सूरत में आपने प्रेस करना है ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और NTS के साबका पेपर्स पर मुश्तमिल होंगी। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, लेक्चर मेथड इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड, टाइम सेविंग, लेस एक्सपेंसिव है या स्टूडेंट बेस्ड है। तो ये बहुत ही इजी है। तो ये एक ट्रेडिशनल रवायती तरीका तदरीस है। लेक्चर मेथड इज़ अ ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोच वेयर द टीचर डिलीवर्स इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स थ्रू ओरल प्रेजेंटेशन, ऑफन विथ मिनिमल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। कि जो आपका लेक्चर मेथड है एक ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोच है जहाँ टीचर स्टूडेंट्स को ओरल प्रेजेंटेशन के ज़रिए इंफॉर्मेशन देता है और अक्सर जो है वो मिनिमल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन के साथ। स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन इसमें कम होती है और टीचर की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है। बाकी के ऑप्शन सही नहीं है कि लेस एक्सपेंसिव है ये। तो लेक्चर मेथड ज़रूरी नहीं है कि लेस एक्सपेंसिव हो, क्योंकि ये क्वालिफाइड टीचर और सूटेबल फैसिलिटीज़ को रिक्वायर करता है। इसी तरह टाइम सेविंग का जो है ऑप्शन, तो लेक्चर मेथड टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है स्पेशली लार्ज क्लासेस के लिए,
टाइम सेविंग तो बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट बेस्ड का जो ऑप्शन है, तो लेक्चर मेथड जो है टीचर सेंटर्ड है रैदर देन स्टूडेंट सेंटर्ड। ठीक है, ये टीचर सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट बेस्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, टीचिंग स्किल्स आर डेवलप्ड विद ए टाइम, बी प्रैक्टिस, सी एक्सपीरियंस इन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। टीचिंग स्किल्स डेवलप होते हैं टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है जी। टाइम क्या है कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस ओवर टाइम टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। इसी तरह प्रैक्टिस जो है टीचिंग टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ की रिपीटेड प्रैक्टिस स्किल्स को इम्प्रूव करती है, और एक्सपीरियंस जो है एक्चुअल टीचिंग एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग ट्रेल और एरर स्किल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। तीनों ऑप्शंस जो हैं वो ज़रूरी हैं इफेक्टिव टीचिंग स्किल डेवलप करने के लिए, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.